लेकिन स्टूडेंट क्लास 8 का जो लास्ट ईयर फाइनल टर्म का पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास इसका जो है सब्जेक्टिव पार्ट है उसको मैं सॉल्व करने लगूँ। पहला पार्ट जो है एमसीक्यूज है, यानी इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, उनमें से रेलेवेंट जो ऑप्शन है उसको हमने बबल को फिल करना है। तो अब पहला जो है उसमें कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी एंड सी, के एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ए बी सी हैं। अब वो आगे कंडीशन लगा रहा है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पैथागोरियन थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम जिसे हम कहते हैं वो होता है। देन ट्राइंगल फेसिंग ए इज, कह रहे कि फिर हमारे पास जो एंगल ए होगा वो फेसिंग ए, यानी कि ए मैं बताता हूँ कुछ ऐसे, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो ये ए है तो कह रहा है ए को ए जिस एंगल को फेस कर रही है वो कौन सी साइड होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी। अब मैंने देखो ना ए बी सी, आपने इस चीज को बड़ा अच्छी तरह समझना, लॉजिकल चीज है कि ए बी सी मैंने ऐसे लिखा, मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिखा ए बी सी, या ए को इधर रख के बी को इधर रख के सी को इधर क्यों नहीं रखा। उसकी वजह ये है, ये जो है ना स्टेटमेंट है वो है वो कैसे कि यहाँ देखें जो ए स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह ये आप बेस कह लें या और इसको परपेंडिकुलर कह लें, या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस कह लें। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके सामने राइट एंगल होता है। तो हाइपोटेन्यूज लाजिम बात है, ये अगर ए हाइपोटेन्यूज है तो वो यहाँ पे आएगी ना। तो इसका मतलब है कि स्मॉल ए यहाँ पे है तो उसके सामने कैपिटल ए होगा, स्मॉल कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, कैपिटल सी के सामने स्मॉल यानी कि सी होता है। जो वर्टेक्स है ना ए, इसके सामने ए उसकी साइड होगी। तो अब इसके डेफिनेटली अगर पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो फिर लाजमी बात है ए के सामने जो एंगल होगा दैट इज द राइट एंगल, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। इसका यहाँ पे देखिए बबल दिया हो, इसको आपने फिल करना है और आपका ये जो आंसर है ये ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 50 मीटर 50 मीटर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है स्क्वायर है, लाइक ऐसा हमारे पास ये देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स, यानी कि ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, तो डेफिनेटली सारी साइडें 50 होंगी क्योंकि स्क्वायर है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि फिर क्या होगा जी, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी। इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल से ये मुराद है कि जो ए सी है इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमने क्या किया कि जी जो ए बी सी है ना, इसको इस वाला ये वाला पार्ट उठा के हमने इधर रख लिया, जो कि ट्राइंगल बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है स्क्वायर के चारों कोनों में। तो अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये 50 तो हमने ये हमारे पास देखें ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर ले दिया। तो हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है जो कि हमने फाइंड करनी है, तो एच स्क्वायर ऐसी आगे, परपेंडिकुलर हमारे पास 50 है तो 50 का स्क्वायर लिया, और बेस भी हमारे पास 50 है तो देखिए 50 का स्क्वायर ये है और 50 का ये स्क्वायर है। तो यानी इसका मतलब है कि एक 50 का स्क्वायर ये है और एक 50 का स्क्वायर ये है, तो ये कितने 50 के स्क्वायर हो गए, 2 50 के स्क्वायर हो गए। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि स्क्वायर से इसका तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 50 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं कटेगा, 2 तो इसी तरह हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि 50 को आपने ऐसे ही रहने देना है, स्क्वायर रूट लेना है अंडर रूट का, तो 1.44 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 70.7 मीटर जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है जो कि दैट इज द डायगोनल, तो वो हमारे पास यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये है हमारे पास 70। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका, यानी इसके बाद इसके बबल दिए तो इसको आपने फिल करना है। तो इसका मतलब है कि मैं ये भी साथ साथ करता जाता हूँ कि इसका पार्ट ए करेक्ट है, इसका पार्ट बी करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्राइंगल विद साइड्स 15 सेंटीमीटर 36 एंड 39। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये जो साइड्स हैं इनमें अगर ये किसकी हैं, ये एक लेटर ट्राइंगल की हैं, एसएसलेस की हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल्ड एसएसलेस है। तो अब देखें राइट एंगल एसएसलेस वो होगी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी तो देखो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाली साइड भी नहीं हो सकती। फिर एक लेटर ट्राइंगल की डेफिनेशन ये होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी नहीं हो सकता एक लेटर ट्राइंगल। फिर हमारे पास ये आ जाता है कि एसएसलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होते हैं कि 2 एंगल ठीक सेम होते हैं और 2 साइड सेम होती हैं, ठीक है जी। तो ये भी नहीं हो सकती, तो ये असल में राइट एंगल ही हमारी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी जिसका ये वाला ऑप्शन यानी कि होगा। अब इसके अलावा आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये तो लॉजिकली आपको अगर चीजें भूल जाती हैं तो आप इसको पैथागोरस थ्योरम से सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। अब देखें पैथागोरस थ्योरम जो है ना इन तीनों पे सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम ये देख सकते हैं कि पार्ट कौन सा है जी, मेरे पास पार्ट 3 है, वेयर इज पार्ट 3 है। देखें सबसे पैथागोरस थ्योरम जो होता है सबसे हाईएस्ट जो बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर लेना है आपने। ये देखिए सबसे बड़ी साइड 39 है उसका स्क्वायर लेना है, और 2 जो छोटी साइड है यानी कि ये दोनों छोटी साइड है इनका स्क्वायर लेके ऐड करना है। तो इसको देखिए हमने ऐड किया 15 21 आ गया, इन दोनों को स्क्वायर लेके ऐड किया 51, तो यानी पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई
हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। आगे हमारे पास पार्ट जो है आ जाता है for in a right angle triangle, if one side's forming the right angle is 12 and the hypotenuse is 13, what is the length of the other right angle forming side? मतलब वो कुछ ऐसे कह रहा है कि यार हमारे पास ना इधर आप यूं समझ सकते हैं कि एक ऐसे राइट एंगल है, वो खुद बता रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जिसमें कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज है, कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज इज 13, यानी कह रहा है कि ये वाली साइड 13 है। इसकी देखें राइट एंगल कह रहा है जिस साइड के साथ बन रहा है ना, एक ये साइड है एक ये साइड है, कह रहे हैं इनमें से एक साइड जो है ना 12 है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये साइड इसकी क्या है 12 है, तो कह रहे हैं कि इसकी दूसरी साइड कितनी होगी। तो अगेन क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमारे पास दो साइड जब गिवन होती है, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। तो यहाँ पे मैंने कहीं कौन सा है जी 4 है, 4 को मैंने ये देखें यहाँ पर सॉल्व किया, ये देख सकते हैं ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो क्या है 13 है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 13 का स्क्वायर लिया और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया जो कि बी स्क्वायर आ गया। तो अब मैंने क्या किया कि 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखें 13 का स्क्वायर 169 होगा, ये देखें 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास 25 का जब स्क्वायर रूट दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो अब इसमें से आपने क्या करना है, ये वाले जो आपका ऑप्शन है ना डी वाला करेक्ट है, इसका यहाँ पे आपने फिल करना है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट जो 4 है वो भी हो गया। अभी देखें पार्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 5, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथागोरियन ट्रिपलेट। पैथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है कि वो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए 5 को ना मैंने यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मैंने यहाँ पे सारे साइड को, इसकी ना देखो 4 पार्ट है ना 5 के, 1 2 3 4, ये देखिए चारों को पर मैंने पैथागोरस थ्योरम लगाया। पहले पर मैंने लगाया, देखें पहले की सबसे जो बड़ी साइड है आपने उसका स्क्वायर लेना है, उसको इक्वल करना है दो छोटी साइड के स्क्वायर लेने, यानी ये देखें बड़ी साइड का स्क्वायर फिर ये दोनों छोटी साइड का स्क्वायर लेके सेटिस्फाई किया तो नहीं हुआ, यानी कि लेफ्ट राइट के इक्वल बिल्कुल नहीं है, जैसा कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया था, यहाँ पे नहीं हो रहा था, इसलिए आप पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए इसका पार्ट बी जो है 10 8 और 6 है, सबसे बड़ी साइड 10 है तो ये देख सकते हैं मैंने 10 का स्क्वायर लिया। दो छोटी साइड क्या है 8 और 6, तो देखिए मैंने 8 का स्क्वायर भी ले लिया 6 का भी स्क्वायर ले लिया, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, इसका 36, इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह मैंने बी सी और डी पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है ना बी वाला दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास इसको ट्रिपलेट कहते हैं, ये कर लेना है और इसको फिर ये जो है ना बॉक्स इसको आपने फिल भी कर लेना है। सही है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये भी हो गया, आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, यानी उसने हमें क्या दे दिया, जो रेडियस दे दिया वो कितना है 36 सेंटीमीटर दे दिया, और किसकी बात हो रही है सर्कल की। देन व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। पार्ट है जी हमारे पास ये कौन सा 6, वेयर इज 6 कहाँ है, थोड़ी थोड़ी जगह पे, ये देखें 6 आर उसने देखो हमें कितना दे दिया 30 दे दिया। फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर, 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 188.4। तो अब हम देखना है 188.4 कौन सा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। इसको ऐसे कर ले, मैं इसको भी साथ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चले कि इसी का ही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास है जी कह रहे हैं इफ द रेडियस इज 21, यानी कि हमें रेडियस दे रहा है 21 एंड एंगल एट सेंटर एंगल ऑफ सर्कल इज 140 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ आर्क। अब हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है जी, ये तो डन हो गया ना। 7 के लिए लेंथ ऑफ आर्क का देखें, सबसे पहले उसे हमें रेडियस दे दिया 21 और जो एंगल एट सेंटर का मतलब है थीटा, आप इसको x भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 140। आर्क लेंथ जो है हमने फाइंड करना है तो उसका हमने फार्मूला लगा दिया। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एंगल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एंगल की जगह मैंने देखो 140 लिख दिया जो कि हमें एंगल गिवन है, और नीचे 362 की जगह 2 पाई की जगह 3.14 और आर की जगह क्या मल्टीप्लाई कर दिया 21। अब देखिए इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करके 360 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 51.28, जिसको मैं लिख सकता हूँ 51.29 लिख सकता हूँ। ये 8 है ना, तो 8 के बाद मेरे पास देखें क्या है 6 है जो कि 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पिछला नंबर क्या कर देते हैं 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि 51.29 यहाँ पे हमारे पास कोई है, यस 51.29, ये पार्ट सी जो है वो ठीक है, इसका ये वाला बबल है, इसको आपने क्या करना है फिल करना है।
नेक्स्ट हमारे तो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट 8, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ रेडियस इज 7। अब देखो यानी हमें उसने रेडियस दे दिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया जी 8। वेयर इज 8? एक नेक्स्ट पेज, यस। देखिए सरफेस हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, आर उसने हमें दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो हमने फार्मूला लगा देना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 ऐसे ही, पाई की जगह पाई की वैल्यू और आर की जगह उसने हमें जो रेडियस दिया था वो 49 हो जाएगा, 49। और इसको मल्टीप्लाई किया होता 12.56, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया 12.56, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, जिसको आप लिख सकते हैं 615.4। क्योंकि इस वाले को बेशक ड्रॉप करेंगे तो इस वाले को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 जो है 5 से छोटा है। तो 615.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 615 पॉइंट। ये हमारे पास इसका क्या है जी, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, और इसका ये वाला बबल क्या होगा, फिल होगा। तो अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच वाले को पाई आर स्क्वायर एच ये है, और इधर आपने इसको क्या कर देना जी, हाईलाइट कर देना। इसके अगर हम नीचे जाएं, जो पार्ट है जी ये वाला भी डन हो गया। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है कि जो स्फीयर होता है उसका हाफ होता है, ठीक है जी, उसका हाफ होता है। इफ इट हैज़ अ कर्व सरफेस एरिया। अब देखो उसने हमें कर्व सरफेस एरिया भी दे दिया और हमसे पूछ क्या रहा है, रेडियस के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट हमारे पास है जी 9। ये देखें हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर जो है ना उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 क्या आ जाएगा, 2 2 ज़र 4। जो 2 2 ज़र 4 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसने हमें खुद दे दिया कितना, 175। तो आपने एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की जगह 175 लिख देना है, और 2 ऐसी पाई और आर स्क्वायर। ये देखिए 2 ऐसी पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 आ जाएगा। 6.28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके इसके नीचे देखो क्या हो गया, डिवाइड। इन दोनों को डिवाइड करें तो 27.866 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो 5.288 ऐसे आ रहा है। तो जिसको हम ये 5 ये पॉइंट 2 इस 7 को हमने 8 बना देना है, क्योंकि 7 के बाद बड़ा नंबर है ना, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो जो लास्ट नंबर आप लिखना चाह रहे होते हैं उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका रेडियस क्या है, 5.28। यहाँ पे आपने चेक करना है जी, ये देखें 5.28 ये वाला है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और लास्ट पे आपने इसको भी फिल कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बड़ा आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंस टेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट इफ टू साइड्स मतलब एस एस दो साइड्स हैं, एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक क्या है, एंगल, यानी एक ए है, आर इक्वल टू अगेन टू कोरिस्पोंडिंग साइड। अगेन यहाँ पे एस एस है, एंड द कोरिस्पोंडिंग एंगल इंक्लूडेड दैट इज ए another triangle, then the two triangles are concurrent। अब कैसे concurrent, अब वो ये कह रहा है सिंपल, यानी आपको मैं बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है इस पूरी स्टेटमेंट में कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरी ट्राइंगल की दो साइड कोरिस्पोंडिंग ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल हो, और एक एंगल दूसरी साइड के ट्राइंगल के एंगल के इक्वल हो, मतलब दो ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और एक एक एंगल इक्वल है। तो अब बताएं कि इसमें हम क्या लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड मतलब एक साइड ट्राइंगल की दूसरी साइड की ट्राइंगल की इक्वल, और इनका एक एक एंगल इक्वल है, और एक एक साइड मतलब दो साइडें इक्वल हैं और एक ट्राइंगल। ये तब लिखते हैं जब तीनों साइड हो, ये तब लिखते हैं जब दो एंगल और एक साइड हो। तो ये तो हमारे पास हो गए। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर। अब यहाँ पे देखें इस वाले में क्या कह रहा है जी, हमें पार्ट आ गया जी हमारे पास इसका 11 हो गया ना, यस 12 आ गया। अब 12 में अच्छा इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच इफ ए, कह रहे हैं कि ये दोनों अगर सिमिलर हो मतलब कोरिस्पोंडिंग हो एक दूसरे के, तो इनमें एच की वैल्यू क्या होगी। भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है ना तो उसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, बेस बेस की इक्वल होता है, और हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर के, और बेस के इक्वल होगा। तो अब हम इसको ना सॉल्व करेंगे इस तरह। ये जो पार्ट है हमारे पास 12, इसमें आपने देखा क्या मैंने कैसे लिखा। इसमें ये देखें ये कुछ ऐसे से रखूँ, मैं ऐसे रख लेता ताकि थोड़ा सा ना आपको चीज़ें आमने सामने नज़र आ रही हैं। यस, अब ये देखें मैंने क्या लिखा। ये देखें 10 है ना, 10 क्या इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने हाइपोटेन्यूज की रेशो के साथ लिखा, यानी 10 डिवाइड बाय h की है, यानी रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू।
अब दूसरी साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, बेस। इसकी बेस क्या है, 8 है और इसकी बेस क्या है, 4 है। तो आपने ऐसे ये ध्यान देना है कि अगर आपने इसकी साइड ऊपर लिखी है तो दूसरी साइड पे जाकर अगेन इसकी साइड भी ऊपर ही आएगी। दूसरी ट्रायंगल की ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसकी ये वाली साइड भी डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये देखें, ये तो सिंपल सी, अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो ये देखो 2 आ गया। अब h के 10 के नीचे ये h डिवाइड हो रहा है तो ये इधर चला जाएगा। ये देखें, ये h 2 की जगह आ गया और 2 h की जगह आ गया। ये दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। जगह चेंज की तो हमारे पास इसके साथ ही काट के 5 ज़र, तो h इज इक्वल टू 5। तो हाइट हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, 5। अच्छा, इसमें आप एक और भी काम कर सकते थे, वो कुछ ऐसे कि 10 अवर h था ना, 8 अवर 4 था। अब इन दोनों का को रेसिप्रोकल ले लें। h को ऊपर लिखें, 10 को नीचे। इसी तरह इसको 4 को ऊपर ले जाएं और 8 को नीचे। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह h इज इक्वल टू, ये 4 1 ज़र और 4 2 ज़र 1/2, और इधर से ये 10 डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 5 ज़र 10, तो h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी यूँ। तो इधर अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी, वेयर इज़ 5। ये देखें, इसका ऑप्शन है और करेक्ट, और इसको ये वाला बॉक्स आपने फिल करना है। अब हमने कहना है कि भाई आर्क लेंथ ए बी, जो हमारे पास आर्क लेंथ ए बी होगी, इसका हमने क्या करना है कि फार्मूला बताना है कि आर्क लेंथ ए बी के नीचे इसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। यानी कि इसने हमें आधा फार्मूला तो बता दिया ना, आधा इसने फार्मूला हमें बता दिया, इसको फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। तो हमारे पास होता है आर्क लेंथ ऑफ एक्स यानी थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होगा। ये पार्ट डी इसका ठीक है, यानी ये वाला। तो इधर आपने लिख देना है जी 2 पाई आर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में वो हमें ये कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ कोन, यानी हाइट ऑफ द कोन हमसे कह रहा है कि बताओ कि क्या है। इफ इट है सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी सर्कुलर जो उसकी बेस है, यानी सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो 6 है और उसका जो वॉल्यूम है 84 पाई एम क्यूब है। यानी यहाँ पर वो हमें एक ऐसी कोन दे रहा है जिसका बेस क्या है, हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 6 है, जबकि उसका वॉल्यूम क्या है 84 है, और हमने हाइट बतानी है। तो ये देखें, हमारे पास आर कितना है जी, 6 है और v इज इक्वल टू 84 पाया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें वॉल्यूम इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन का फार्मूला लगा दिया, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर h हो गया। वॉल्यूम उसने 84 दिया हुआ, 84 पाई, हमने 84 पाई लिख दिया, 1/3 ऐसे ही, ये पाई ऐसे ही। आर हमें हमारे पास 6 है, ये देख सकते हैं 6 है, 6 पुट कर दिया, उसका 6 आर के ऊपर स्क्वायर है तो 6 के ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना, h एज इट इज आ जाएगा। ये देखें, ये वाला पाई इस पाई से देखो कैंसिल हो गया तो 84 आ गया, यहाँ बच गया जी 1, नीचे आ गया जी 3, 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36 होता है, तो फिर 3 1 ज़र और 3 12 ज़र। तो हमारे पास ये देखो 12 h है, तो हमें चाहिए h को आप इधर रहने दें, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, तो 12 7 ज़र क्या होगा जी 84 होता है, तो 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो फिर ये देखें, इसका ये और इसके साथ आपने ये लगा देना। अब हमने क्या करना है कि इसकी नेक्स्ट देखें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा m2 अवर m1 इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, तो m1 अवर m2 जो है हमारा एक तो इक्वल होता है, यहाँ मैंने ठहरे कहीं फार्मूला लिखा होगा वो मैं आपको बताता हूँ, बुक में मेरे पास लिखा हुआ था, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, वो ये होता है कि ये जो हमारे पास ना m2 अवर m1 इक्वल होता है L2 ओवर L1, लेकिन इसके ऊपर क्यूब होना चाहिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बल्कि मैंने यहाँ ये देखें लिखा हुआ V2 ओवर V1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 का L क्यूब होगा, यानी V2 ओवर V1 या तो इसके इक्वल होगा या फिर ये होगा कि M1 ओवर जो है ना M2 वो V2 ओवर V1 के इक्वल होगा, यानी या तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या ये इस तरह होगा, या असल में तो ये तीन होते हैं ना, आप ये लिख सकते हो ना M1 ओवर M2, M1 ओवर M2 इसकी भी इक्वल हो सकता है और M1 ओवर M2 इसकी भी इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने हमें L2 ओवर L1 का कहीं भी क्यूब नहीं दिया, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर अगर चेंज होता है आपका तो यहाँ पर वो ये वाली वैल्यू की जगह कुछ और दे दे, और या इसको उलट कर दे, V1 ऊपर लिख ले, V2 नीचे लिख दे और इधर इसके ऊपर क्यूब डाल दे, तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा जी, ये वाला होगा जिसमें हम लिख देंगे V2 ओवर V1 हमारे पास से आ जाएगा। सही हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन y एंड c इज अ पॉजिटिव नंबर, कि भाई c कोई पॉजिटिव नंबर है और अगर x बड़ा है y से, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये देखें, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कह रहे हैं कि अगर y बड़ा है, x बड़ा है y से, कुछ ऐसे कि हम फर्ज करें कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो लाजमी बात है 5 बड़ा है 3 से। अब अगर c की बात करें तो फर्ज करो कि c एक पॉजिटिव नंबर है, वो 2 है,
तो अब आपने क्या करना है कि अगर इस 2 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई कराऊं और इस 2 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई कराऊं, तो 2 5 ज़ार 10 और 2 3 ज़ार 6। अब क्योंकि दोनों साइड पे सेम मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जो हमारे पास पहले ही कंडीशन थी वो चेंज नहीं होगी, यानी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सी को इस वाई से मल्टीप्लाई करना है सी वाई, और सी को सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई किया सी वाई, सी को वाई से मल्टीप्लाई किया सी वाई। हाँ, अगर वो कहता है कि नेगेटिव नंबर होता तो फिर भी ये इसी तरह होते हैं, इन दोनों के साथ माइनस आता और ये थोड़ा सा उलट जाता। तो इसमें सी एक्स और सी वाई वाला जो है ना आपका ऑप्शन ये वाला ठीक है, जिसमें आपने ये वाला बॉक्स फिल कर दें। अच्छा, इसको तो आप यहीं पर ही देख सकते हैं कि कह रहा है कि अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखें, ये बिल्कुल जीरो के ऊपर है, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये एम्प्टी है, यानी कि ये फील्ड नहीं है। तो अगर फील्ड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो हमारे पास एक्स होगा ना, उसमें 1 के होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो इसमें हमारे पास ये है कि एक्स इज लेस देन 1, यानी एक्स जो है वो लेस देन 1 है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, जिसमें ये आपने बॉक्स फिल करना है। अच्छा, उसके साथ ये वाला जो है इसको कैसे आपने फिल करना है, ये जब मैं नीचे समझाऊंगा तो इसको मैं अगेन थोड़ा सा बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी। अब 6x माइनस 7 ग्रेटर देन 5 है ना, तो इसको आपने ऐसे लिखना है 6x माइनस 7 ग्रेटर देन 5। थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस माइनस 7 को इधर ले जाएं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे 12, देखिए 6 क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद यानी ये इसकी इक्वल आ जाती है x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आपने ढूंढना है कि x इज ग्रेटर देन 2, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, आपने ये वाला बॉक्स फिल कर देना। अगेन ये जो नीचे वाला है ये बिल्कुल उस ऊपर वाले के जैसा है। तो अगेन कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 5 वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, भाई x इज लेस देन इक्वल टू 5 वाला ये वाला ऑप्शन ठीक है। और ये अब देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ लेस देन था, जबकि इधर देखें तो लेस देन इक्वल टू है, मतलब 5 इंक्लूड है। अगर 5 इंक्लूड है तो ये जो बॉक्स होता है उसको फिल किया जाता है। और अगर इसके नीचे फर्ज किया कि ये इनइक्वालिटी का जो साइन है लेस देन हो, लेकिन इक्वल वाला साइन, ये नीचे वाली लाइन हटा दूं, तो फिर ये वाला बॉक्स जो है वो एम्प्टी कंसीडर होगा, ये फिल नहीं होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन इफ ट्वाइस ऑफ x इज लेस देन 6। अब ये किस बला का नाम है, ट्वाइस ऑफ x इज लेस देन 6। तो आपने ऐसे लिखना है, ट्वाइस ऑफ x लेस देन 6 का क्या मतलब है, ट्वाइस ऑफ x यानी x डबल है, और ये जो x डबल है वो क्या है, लेस देन है किसके, 6 के। मतलब इसको ऐसी इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, ट्वाइस ऑफ x यानी ट्वाइस ऑफ x इज लेस देन 6। तो लाजिम बात है ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो तो x इज लेस देन 3 आपके पास आ जाएगा। इसमें से आपने x इज लेस देन 3, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है जी, ठीक है, जिसका आपने ये वाला बॉक्स आपने फिल कर लेना है। नेक्स्ट आप देखें जी, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। अब कह रहा है जो रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, कि भाई एक रीजन है इनक्लोज्ड हुआ है और 2 रेडियाई के ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर, वो सेक्टर कहलाता है। और ये वाला ऑप्शन ठीक है, कैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन। अब देखें, ये वाला एक रीजन है, मतलब यहाँ से एक आर था और एक आर ये था, इन रीजन ने एक आर्क लेंथ के जरिए, ये इसको कहते हैं आर्क लेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये क्या है, आर्क लेंथ है, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई LNGTH एक आर्क लेंथ ने और 2 रेडियस ने अगर एक एरिया को इस तरह का जो एरिया, ये देखें एरिया को इनक्लोज किया हुआ है, ये देखें बिल्कुल इनक्लोज है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई सब सेक्टर। तो ये देखें सामने सेक्टर वाला ऑप्शन चूज कर लिया। What is the diameter of sphere whose surface area is 3? अब देखो उसने हमें क्या दे दिया, सरफेस एरिया दे दिया, किसका, सरफेस एरिया दे दिया स्फेयर का। तो अगर सरफेस एरिया स्फेयर का दे दिया तो डायमीटर पूछ रहा है, तो आपने लिखना है जी डायमीटर हमने फाइंड करना है, जबकि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो सरफेस एरिया की जगह जो है उसने हमें दिया हुआ था 346.5, वो पुट कर दो, 4 ऐसे, पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर ऐसे। अब देखो 4 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 और आर स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, ये जो 12.56 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे देखें इसके साथ आके क्या हो गया, डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 27.586 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे 5.25 आर। तो अब देखें ना, हमने ये रेडियस है, हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, यानी जितना रेडियस होता है उससे डबल करो तो रेडियस बन जाता है। तो देखो 2 ऐसी और r की वैल्यू 5.25 जो थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10.5 हमारे पास इसका आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन वेयर इज 10.5, ये है 10.5, ठीक है। तो ये हुआ जी सब्जेक्टिव पार्ट आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह को कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।